नमस्कार बच्चों। अब हमारा छेल्ला टॉपिक है कि विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण। विकासशील यानी जिस देश का विकास हो रहा है, अब क्या क्या सुधार आए उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। आर्थिक वृद्धि, तो भारतीय अर्थतंत्र वर्ष 1970 के बाद आर्थिक वृद्धि तेजी से गति यानी स्वतंत्रता के बाद अधिक वृद्धि हुई। और आगे जो हमने पॉइंट देखे, गरीबी से बेराज, सेवा क्षेत्र इत्यादि में वृद्धि देखने को मिली। तो 1990-91 की आर्थिक नीति के परिवर्तन के बाद आर्थिक वृद्धि 6.8 के वार्षिक स्तर पर बढ़ी, जबकि भारत को आर्थिक वृद्धि 50-51 और 1990-91 के दौरान 3.5 वार्षिक स्तर पर बढ़ती थी। और 12-13 के बाद 2014-15 की आर्थिक वृद्धि दर फिर मंद पड़ गई और वार्षिक स्तर पर 5% से भी कम दर पर वृद्धि हुई, जबकि भारतीय अर्थतंत्र फिर से ऊंची आर्थिक वृद्धि दर से बढ़ेगा और तेजी से अनुकूल परिणाम आएंगे। विश्व को ऐसी आशाएं है और ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन अब सुधार हो रहा है। यानी विदेशों से कुल आय होने वाली और विदेशों से होने वाला कुल भुगतान के बीच अंतर कि भारत के साधन भाव में शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिख लो बच्चों, कि जो फर्क गिना जाता है विदेशों से होने वाली कुल आय और विदेशों में से होने वाली कुल भुगतान के बीच अंतर को शुद्ध आय कहते हैं। कि भावों पर गिनने से 1950-51 में 2,69,724 करोड़ थी, जो बढ़कर वर्ष 2013-14 में 27,834 करोड़ हो गई। इसी प्रकार 63 वर्ष के समय काल में शुद्ध राष्ट्रीय आय 18 गुना वृद्धि हुई। अब देश की राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों में योगदान, कि हमारे देश में हमने कृषि क्षेत्र पर, उद्योग क्षेत्र पर, सेवा क्षेत्र पर जो योगदान दिया, जो आगे हमने डिटेल में समझाया, अब वो चार्ट के अनुसार जो आपके टेक्स्ट पेज पर भी हमने चार्ट बनाया है। कि भारत की आर्थिक वृद्धि मापना संबंधित एक महत्वपूर्ण मापदंड कृषि क्षेत्र का योगदान था, क्योंकि पहले कृषि क्षेत्र पर कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे थे, 72, पर समय के साथ क्या हुआ, घटता चला गया। अब लगभग देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिख रहा है कि 1950-51, 1990-91, 2001, 2014-15 देखो पहले 53.1 था, जो आगे पैराग्राफ में आ चुका है, वही आंकड़े यहाँ पर दर्शाए हैं। आगे के 80 पेज पर देखना, आप कौन सा पेज है आपके, इसके वाला 80 नंबर के पेज पर ही कृषि क्षेत्र का पढ़ना। 50-51 में 53.1, 1990 पॉइंट में देखो 29.6, 22.3, 17.6, देखो धीरे धीरे आगे आगे वर्ष आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर कृषि क्षेत्र पर प्रमाण कैसा है, घटता जाता है। वैसे ही उद्योग क्षेत्र पर देखो बढ़ता जा रहा है, 16.6, 27.7, 27.3, फिर 29.7। अब सेवा क्षेत्र पर देखो 30.6, 42.7, 50.4 और 52.7। तो ये चार्ट भी यानी वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय आय का योगदान देश पर बढ़ रहा है। वैसे ही प्रति व्यक्ति आय हमने आगे समझ चुके कि कितनी वृद्धि हुई है। कि भारत के वर्ष 1950 की स्थिर भाव को प्रति व्यक्ति आय 7,114 थी, जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 39,904 हो गई। 63 वर्ष के समय काल में प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ गई है, 4.5 गुना वृद्धि हुई है, और जिससे 1950-51 से बढ़कर 1990-91 तक समय में ध्यान केंद्रित करने से प्रति व्यक्ति वार्षिक 1.6 की दर से वृद्धि हुई, जबकि 90-91 के बाद 5.5% की दर पर वृद्धि वार्षिक वृद्धि हुई, कि स्पष्ट करता है कि आर्थिक सुधार के प्रभाव की वजह से वृद्धि के दर में तेजी आई है। रोजगार क्षेत्र फिर से आ गया हमारा, तीनों क्षेत्र आगे हमने परिभाषा पहले ही दिन समझा दी थी, पहले ही सेशन में समझा दी थी, वही हमें समझनी है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कौन सा बच्चों, हाँ कृषि क्षेत्र। इस क्षेत्र में कृषि और कृषि से संलग्न प्रवृत्ति जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, जंगल इत्यादि का समावेश होता है। औद्योगिक क्षेत्र यानी उद्योग से साथ जुड़े हुए क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र तमाम औद्योगिक उत्पादन प्रवृत्ति का समावेश होता है। उदाहरण स्वरूप छोटे बड़े उद्योग, निर्माण उद्योग, जहाजी यानी जहाजी उद्योग का समावेश होता है। सेवा क्षेत्र यानी किसका समावेश होता है,
इस क्षेत्र में हमने समझा दिया है आपको व्यापार, परिवहन, दूरसंचार जैसे कच्चे माल तक, उद्योग तक पहुंचने के लिए जो भी खर्च होता है वो सब क्या है, सेवा क्षेत्र। बैंकिंग इत्यादि अन्य का समावेश होता है। यहाँ पर भी आपको एक चार्ट दिया हुआ है। देखो प्राथमिक क्षेत्र पर कितना है, औद्योगिक क्षेत्र पर कितना है और सेवा क्षेत्र पर कितना है। देखो 1951 कृषि क्षेत्र पे देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आंकड़े आपके रखे हुए हैं चार्ट के अनुसार। भारत के वर्ष 1951 के प्राथमिक क्षेत्र के 72.1, औद्योगिक क्षेत्र पर 10.6, सेवा क्षेत्र पर 17.3, यही आपको समझाया हुआ है कि सर्जित होता है। अब जो स्वयं स्पष्ट करते हैं कि 1951 के 2011-12 के समयावधि में लोग रोजगार एवं उद्देश्यों से प्राथमिक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र तरफ झुके है। अब लास्ट पॉइंट है, परीक्षा के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 3 मार्क का अथवा 5 मार्क में लॉन्ग जवाब में पूछा जाता है। आधारभूत सुविधाएं कौन कौन सी है, कि हमारी ज़रूरियात क्या है और कहाँ से शुरू होती है, कि देश के आर्थिक वृद्धि दर और आधारभूत सुविधा पर निर्भर करता है। जैसे कि कौन कौन सा है, पहले तो बिजली चाहिए, लाइट बिल ना हो तो क्या होगा, कि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, परिवहन, सिंचाई की सुविधा इत्यादि अग्रिम है। और भारत में आधारभूत सुविधा के संबंध से निम्नलिखित वृद्धि, जो हर एक पॉइंट आपको हमको समझाए वही फिर से रिपीट करना है। कि सिंचाई की सुविधा सन 1950-51 में 22.6 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा थी, जो सन 2012-13 में बढ़कर 63 मिलियन हेक्टेयर जमीन हो गई। ये प्रश्न एकदम पक्का कर देना बच्चों। इस प्रकार बुवाई की जाने वाली 45% जमीन सिंचाई की सुविधा में उपलब्ध है। शिक्षा की सुविधा, शिक्षा यानी साक्षरता का प्रमाण अधिक होना चाहिए, और हमने आगे देखा कि आर्थिक सुधार के बाद शिक्षा का प्रमाण भी बढ़ा है। कि भारत में आज़ादी के समय 20 विश्वविद्यालय थे और 500 कॉलेजें थे, जो आज बढ़कर कितनी हो गई है, कि 35,000 कॉलेज, FICCL ऑफ 12th प्लान यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और 719 विश्वविद्यालय हो गए हैं। भारत में साक्षरता की दर से 1951 में 18.33 थी, जो सन 2011 में 73 तक बढ़ गई है, आर्थिक सर्वे के अनुसार। अब आता है बिजली, कि पहले के समय में बिजली नहीं थी, अब आर्थिक सुधार के बाद बिजली में भी सुधार आए। कितनी मेगावाट है वो आंकड़े हमें याद रखने हैं, परीक्षा में वन वर्ड आंसर या MCQ में आता है। भारत ने विविध उत्पादन में से उल्लेखनीय सिद्धि हासिल की है। सन 1950-51 में 2300 मेगावाट बिजली था उत्पादन था, वो बढ़कर 2011-12 में 2,43,000 मेगावाट हो गया। अब आता है सड़क। हमने अगर PWD के बारे में समझाया कि रेलवे हर एक जगह नहीं जाती है, सड़क की भी सुविधा होनी चाहिए। कि भारत ने विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क रखने वाला एक देश है, जो कि अंदाजित 48.6 लाख किमी लंबी सड़कें भारत में मौजूद है। कितने नेशनल हाईवे पे बनाए हुए भी है। अब आता है रेलवे की पूरी शॉर्ट नोट हमने तैयार की है। 16 अप्रैल 1953 में रेलवे की शुरुआत बम्बई और थाने के बीच में हुई। भारत की रेलवे विश्व में चौथे नंबर पर, ध्यान रखना ये सेंटेंस, कि भारत में रेलवे विश्व के चौथे नंबर का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, और भारत में लगभग 65,000 किमी लंबाई रेल मार्ग है। वर्तमान समय में भारत एक विश्व बैंक द्वारा जारी की गई अप्रैल 2014 के विवरण के अनुसार श्रमक्रय शक्ति के आधार पर विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तीसरा क्रम है, जो कि विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय तुलना में। इसी प्रकार भारत को अर्थव्यवस्था जापान की अर्थव्यवस्था से आगे निकल चुकी है। जापान चौथे क्रम में है, जो पहले तीसरे क्रम पर था, और भारत अर्थव्यवस्था 2005 के सर्वेक्षण के 10वें क्रम पर है, और आज भारत विश्व के देशों की तुलना में अद्भुत विकास किया है। यहाँ पर आपका लेसन पूरा हो रहा है। पूरा लेसन प्रश्न जवाब के साथ नोट में तैयार कर देना बच्चों।